गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल CBSE मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 12th क्लास में हम कर रहे थे बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन, जिसमें हम लेवल 1 कर रहे हैं। उस लेवल 1 के अंदर मैं पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। तो आज 7वां क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों बात कर रहा है, आपके पास 3 कॉइन है, 3 अलग अलग कॉइन है, ठीक है। एक है टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन का मतलब बच्चों उस कॉइन के दोनों तरफ हेड है, उस कॉइन के दोनों तरफ क्या है, हेड, ठीक है। टेल की बजाय क्या लगा रखा, हेड। दूसरा उसने क्या कहा बच्चों, अनदर इज ए बाइस्ड कॉइन दैट कम अप सब हेड। बाइस्ड कॉइन होता क्या है बच्चों, ड्यू टू सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ कॉइन्स के अंदर एक पर्टिकुलर आउटकम ज़्यादा आने लग जाता है, एक पर्टिकुलर आउटकम कम आने लग जाता है। ऐसे कॉइन को हम बाइस्ड कहते हैं। तो कह रहे हैं सेकंड कॉइन बाइस्ड है, जिसके अंदर हेड आने के चांसेस ज़्यादा है, विच इज इक्वल्स टू 75%। तो टेल के कितने हो जाएंगे बच्चों, 25%। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। इसी तरीके से थर्ड कॉइन की बात कर रहा है। थर्ड भी कह रहा है बच्चों एक बाइस्ड कॉइन है जिसके अंदर 40% क्या आ सकता है बच्चों, टेल। अब 40% बच्चों टेल आ सकता है, तो 60% क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो ये 3 कॉइन हमें दे रखे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है हमसे, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम। इनमें से 3 सिक्कों में से आपने एक सिक्का रैंडमली उठा लिया, आपको नहीं पता कि आपने कौन सा सिक्का उछाला है, ठीक है। एंड टोस्ड इट शोज हेड, और आपने उसको टोस किया, उछाला, और उसने क्या शो किया, हेड शो किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ए टू हेडेड कॉइन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम का कैसे पता चला, ठीक है। हर क्वेश्चन में बताता है, फिर से आपको मैं बताऊं। तो मुझे एक बात बताओ, पहले सिक्का चूज करोगे या उसके ऊपर हेड आएगा। बिना सिक्का उछाले आप उसका आउटकम तो बता नहीं सकते ना हर एक केस में। टू हेडेड में तो बता दोगे, लेकिन बिना सिक्का उछाले आउटकम तो बाद की बात है। पहले सिक्का उछलेगा फिर आउटकम आएगा। तो कॉइन आउटकम, ये एक्चुअल सीक्वेंस है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस क्या है कि जो सिक्का उछाला उसमें हेड आया, आउटकम आपको पहले ही दे दिया, और वो टू हेडेड कॉइन था। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी कि उल्टा जा रहा है, और उल्टा जा रहा है तो क्या आएगा बच्चों, बेस थ्योरम। तो PE1 की हम बात करते हैं सबसे पहले। PE1 क्या हमारा, टू हेडेड कॉइन। समझ रहे हो बात को, टू हेडेड कॉइन। इसी तरीके से PE2 हमने मान लिया बाइस्ड कॉइन। सेकेंड कॉइन कह सकते हो आप, फर्स्ट बाइस्ड कॉइन लिख लो ताकि दिक्कत ना हो, फर्स्ट बाइस्ड कॉइन, ठीक है। और PE3 हमने मान लिया बच्चों सेकंड बाइस्ड कॉइन, कि जो बाइस्ड कॉइन है 2 है ना यहाँ पे हमारे, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, फिर से आपके पास 3 कॉइन, आपको एक सिलेक्ट करना, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आपके पास 3 कॉइन है, आपको एक सिलेक्ट करना, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 1/3 1/3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास 3 कॉइन है, आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। अब बच्चों बात आती है किसकी, ई की। ई हमेशा क्वेश्चन में जो गिवन स्टेटमेंट होती है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले, इसने गिवन स्टेटमेंट क्या दी है कि वो जो सिक्का है उसने क्या शो किया, हेड। तो आप यहाँ लिख सकते हो कॉइन शोज हेड। उस कॉइन में क्या शो किया प्यारे बच्चों, हेड शो किया है। कॉइन ने क्या शो किया, हेड। तो उसके बाद हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, PE/E1। PE/E1, E/E1। ई कॉइन ने हेड शो किया, E1 क्या है, टू हेडेड कॉइन। कॉइन ने हेड शो किया, टू हेडेड कॉइन, यानी कि टू हेडेड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होगी, 1। आपको पता डेफिनेट है, कॉइन में दोनों तरफ हेड है तो हेड ही आएगा। तो टू हेडेड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। फिर बात आती है PE/E2 की। PE/E2 का मतलब क्या बच्चों, एक इस बाइस्ड कॉइन में हेड आने की 75%, और आपको पता परसेंट अपने आप में प्रोबेबिलिटी है, तो कितना आ जाए, 75/100। PE/E3, PE/3 इस बाइस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 60/100। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। और फिर क्या आती है हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में हमें क्या चाहिए बच्चे, कि उसने क्या कहा कि वो 2 हेडेड कॉइन है। 2 हेडेड कॉइन कौन सा आउटकम है, E1, यानी कि PE1 इंटू में PE/E1। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। नीचे सारा कंप्लीट, क्या कंप्लीट, PE1 PE/E1। समझ पा रहे हो, PE2 PE/E2। समझ रहे हो, PE2 इंटू में PE/E2 प्लस PE3
इंटू में पी ई बाय ई थ्री। कोई प्रॉब्लम बच्चे? बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब वैल्यू रख दो जो जो हमें दी है। क्या दिया है? 1/3 इंटू में क्या आएगा यहाँ पे 1, और नीचे 1/3 इंटू में 1 प्लस 1/3 इंटू में 75/100, ठीक है, और 1/3 इंटू में 60/100। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो अगले क्वेश्चन में देख सकते हो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है। क्या दिया है हमें? हमारे पास 3 बैग है बच्चों। क्या है? 3 बैग है, जिसके अंदर पहले के अंदर दोनों गोल्ड कॉइन है, पहले के अंदर दोनों गोल्ड कॉइन है, दूसरे के अंदर एक सिल्वर कॉइन है और एक गोल्ड कॉइन है, ठीक है, तीसरे के अंदर दोनों सिल्वर कॉइन है, तीसरे के अंदर दोनों सिल्वर कॉइन है। क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है बच्चों। आपने एक बैग सेलेक्ट किया और उसमें से एक कॉइन निकाला, वो गोल्ड कॉइन था। आपने तीनों बैग में से एक बैग सेलेक्ट किया रैंडमली, आपने एक कॉइन निकाला, वो गोल्ड कॉइन था। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बैग के अंदर, जिस बैग से आपने गोल्ड कॉइन निकाला, दूसरा भी क्या होगा? गोल्ड कॉइन होगा। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। फिर से देखते हैं बच्चों, इसको मैं फर्स्ट बैग मान लूँ, इसको मैं सेकंड बैग मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ? थर्ड बैग। तो PE1 हमने मान लिया बच्चों। बैग 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पहले तो बैग सेलेक्ट होगा, ठीक है बच्चों, पहले बैग कॉइन, और क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या है कि आपने गोल्ड कॉइन निकाला है, गोल्ड कॉइन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बैग में दूसरा भी गोल्ड कॉइन होगा। तो बैग बाद में आ रहा है, कॉइन पहले दे रखा, तो उल्टा आ गया तो बेस थ्योरम। तो PE1 समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? ये कितना आ जाएगा हमारा? अभी लिखते हैं। PE2 क्या आ गया बच्चों हमारा? बैग सेकंड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। PE3 कितना आ गया हमारा बच्चों? बैग थर्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। बैग थर्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/3 1/3 1/3। एज यूजुअल है बच्चों, बड़ी कॉमन सेंस है, 3 बैग है, एक सेलेक्ट करना, प्रोबेबिलिटी तो 1/3 आएगी ना 1/3। जब तक आपको कोई चीज़ नहीं दे रखी आप उसे इक्वली लाइकली आउटकम मानोगे, यानी कि तीनों के आने के चांसेस बराबर है। अब बच्चों कहानी आते हैं ई पे। ई पे क्या है कि आपने जो कॉइन सेलेक्ट किया, वो कौन सा है? गोल्ड। सेलेक्टेड कॉइन इज ए गोल्ड कॉइन, यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया वो गोल्ड कॉइन है। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो फिर आपको क्या चाहिए? PE/E1। PE/E1 का मतलब है बच्चों, E कह रहा है कि गोल्ड कॉइन और E1 कह रहा है बैग 1। तो बैग 1 से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? दोनों गोल्ड है तो डेफिनेटली गोल्ड ही निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। PE/E2 सेकेंड बैग से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, एक गोल्ड एक सिल्वर, तो गोल्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2, ठीक है। PE/E3, ठीक है, थर्ड बैग से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, उसमें गोल्ड है ही नहीं, दोनों सिल्वर है, तो गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। अब आ जाते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि आपको कौन सा बैग सेलेक्ट करना है, उसने ये कहा कि दोनों कॉइन गोल्ड होने चाहिए। अब यहाँ पे आप खुद देखोगे ऐसा कौन सा बैग है जिसमें से आप एक कॉइन निकाल चुके हो वो गोल्ड है और दूसरा भी निकालना चाहते हो वो गोल्ड ही होगा। तो बच्चों इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि आपको बैग फर्स्ट चाहिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? PE1/E। समझ रहे हो? तो ऊपर क्या आ जाएगा? PE1 इंटू में PE/E1। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? नीचे PE1 इंटू में PE/E1, ठीक है, PE2 में इंटू में PE/E2, PE3 इंटू में PE/E3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, 1/3 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू में 1, 1/3 इंटू 1/2 और 1/3 इंटू में 0। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ऊपर 1/3 प्लस 1/6 क्या आ जाएगा? नीचे एलसीएम 6, 2 + 1, ऊपर तो 1/3 था ना, नीचे 6, 2 + 1 तो 1/3। ठीक है बच्चों, ये 3/6 से पलट के कितना बन जाएगा? 6/3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्या 2 + 1 3/6 पलटेगा तो 6/3, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 2/3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत?
चले आगे। अब आ जाओ बच्चों 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में देखो आपको आपकी स्क्रीन पर दे रखा क्या दिया है। इसने क्या कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी है, एक कंपनी है जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। वो कंपनी किस किस का इंश्योरेंस करती है? वो कंपनी 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस करती है, 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस करती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 4000 कार ड्राइवर का इंश्योरेंस करती है। उसके बाद 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस करती है। समझ पा रहे बच्चों बात को? क्या एक इंश्योरेंस कंपनी है 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस करती है, कार ड्राइवर का इंश्योरेंस करती है, 4000 ट्रक ड्राइवर कितने हैं? 6000। उसके बाद वो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। इस बार प्रोबेबिलिटी दी है, यहाँ काउंटिंग दी है। वैसे भी आपको पता प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी तो होती नहीं है। इस टी डायग्राम को ध्यान से बनाया करो। अब इसने क्या कहा कि इंश्योरेंस कराने के बाद इस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.01। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से 0.03 एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी किसकी है? कार ड्राइवर की। और 0.15 प्रोबेबिलिटी किसकी है? ट्रक ड्राइवर की। आगे कह रहा है वन ऑफ द इंश्योरेंस पर्सन मीट विद एक्सीडेंट। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, जिस हिसाब से वो बात कर रहा है, पहले इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस हुआ, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, एक्चुअल सीक्वेंस इंश्योरेंस एक्सीडेंट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वन ऑफ द इंश्योरेंस पर्सन मीट विद एक्सीडेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ए स्कूटर ड्राइवर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है? समझ रहे हो? ड्राइवर एक्सीडेंट। अब यहाँ का है एक्सीडेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी? स्कूटर ड्राइवर की, ठीक है बच्चों। तो पहले तो हमें वही चाहिए, क्या? E1। E1 हमने मान लिया बच्चों, वो जो स्कूटर ड्राइवर था उसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करने की, या इंश्योरेंस जो किया वो स्कूटर ड्राइवर किया उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। PE2 हमने मान लिया कि वो कार ड्राइवर था, ठीक है। PE3 हमने मान लिया वो एक ट्रक ड्राइवर था। समझ पा रहे बच्चों बात को? अब यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें दे रखा है 2000 स्कूटर ड्राइवर है, टोटल कितने हैं? 12000। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/12। 4000 ट्रक ड्राइवर कार ड्राइवर है, टोटल कितने हैं? 12000। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/12। 6000 ट्रक ड्राइवर है, टोटल कितने हैं? 12000। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या आता है बेटा? E, ठीक है। E पर्सन मीट विद एक्सीडेंट। इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है, मीट विद एक्सीडेंट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो फिर हमें चाहिए PE/E1। अब एक्सीडेंट किसका हुआ है? स्कूटर ड्राइवर का। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01। PE/E2, E2 क्या है? कार ड्राइवर, और E क्या है? एक्सीडेंट। तो कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.03। PE/E3, ठीक है। ट्रक ड्राइवर की इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.15। समझ पा रहे बच्चों बात को? फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, उसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर का डाटा कौन सा? E1, यानी कि PE1 इंटू में PE/E1। समझ पा रहे बच्चों बात को? PE1 इंटू में PE/E1। समझ पा रहे बच्चों बात को? प्लस PE2 इंटू में PE/E2, PE3 इंटू में PE/E3। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत? अब डाटा पुट कर दो बच्चों। E1 वाला डाटा कितना है हमारा? 2000 डिवाइडेड बाय 12000 इंटू में 0.01, पॉइंट हटा के 100 लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो 100। समझ पा रहे हो बात को? इसी तरीके से क्या आ जाएगा बच्चों नीचे? 2000 इंटू में 12000, 0.01 पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बेटा? इसकी इससे मल्टीप्लाई, 4000 डिवाइडेड बाय 12000 इंटू में 0.03,
पॉइंट हटाओगे नीचे फिर से 100, समझ पा रहे बच्चों बात को। फिर क्या आएगा यहाँ पर 6000 डिवाइडेड बाय 12000, प्रोबेबिलिटी 0.15, पॉइंट हटा के नीचे कितना आ जाएगा 100। जो सभी में बच्चों कॉमन ले सकते हो, क्या है सभी के अंदर कॉमन, एक तो 1/12,000, समझ पा रहे हैं, इंटू में 100, तो बचेगा क्या ऊपर ये 2000, ठीक है। यहाँ भी कितना बच गया 2000, समझ रहे हो, यहाँ 3 × 4 12,000, और यहाँ कितना बच गया 15 6 जा 90,000, समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत, ठीक है। ऊपर 2000 डिवाइडेड बाय 1/12,000 इंटू 100, और नीचे से भी हमने वही कॉमन लिया था, तो इस ब्रैकेट को थोड़ा ऐसे यूज़ करते हैं, 1/12,000 इंटू में 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको अंदर आप सोल्व कर लोगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत, चले आगे। अब आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पर, ये आपकी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें क्या कहा है, डॉक्टर इज़ टू विजिट टू पेशेंट, एक जो डॉक्टर है उसको पेशेंट के पास जाना बच्चों, तो डॉक्टर है उसको पेशेंट के पास जाना है, ठीक है। अब वो किस किस मीन्स से जा सकता है उसने दे रखा है, ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट के पास किस किस तरीके से जा सकता है, क्या दे रखा है इसने, ट्रेन से जा सकता है वो, समझ पा रहे हो बच्चों बात को, स्कूटर से, बस से जा सकता है, स्कूटर से जा सकता है, या बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर मीन में मैं कार ले लेता हूँ बच्चों, सपोज कर लो कार से या किसी भी और ट्रांसपोर्ट, समझ गया। एक डॉक्टर पेशेंट के पास इन 4 तरीके से जा सकता है। अब दे क्या रखा है हमें, इनकी प्रोबेबिलिटी, ट्रेन से जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10, बस से जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, स्कूटर से जाएगा 1/3, बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जाएगा 2/5, समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अब आगे क्या दिया उसने, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, यानी कि वो ट्रेन से गया और उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी, लेट होने की प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना कितनी है 1/4, बस से गया तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और स्कूटर से गया तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है भैया 1/12। अब आगे क्या क्या, इफ़ ही कम हो गया, बट इफ़ ही कम बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसको हमने कार माना है, उसमें क्या लिख रखा है, देन ही विल नॉट बी लेट, वो लेट नहीं होगा। तो भैया लेट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, समझ पा रहे हो क्या, कि अगर वो किसी और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करे, जैसे कि कार को यूज करे, तो वो लेट नहीं होगा, पेशेंट के पास टाइम से पहुंच जाएगा। तो टाइम से पहुंच गया तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0, समझ पा रहे हो बच्चों बात को। फिर स्टार्ट करते हैं, PE1 क्या मान लिया हमने बच्चों, वो किससे गया है, ट्रेन से गया है, समझ पा रहे हो। PE2 हमने मान लिया बच्चों किससे, बस से, बाय बस। PE3 हमने मान लिया कि वो किससे गया, बाय स्कूटर, ठीक है बच्चों। PE4 हमने मान लिया कि वो बाय कार गया, बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन दे रखी है बच्चों, ये 3/10, ये 1/5, ये 1/10 और ये 3/10, समझ रहे हो। अब बात क्या है ई की, ई क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा है, अब ध्यान से समझते हैं। व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, समझ रहे हो। क्वेश्चन को ये समझना भी जरूरी हो, बेस थ्योरम का है क्यों। देखो बच्चों, डॉक्टर घर से निकला, पेशेंट के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद ही तो टाइम देख के डिसाइड करेगा ना वो लेट हो गया। तो पहले डॉक्टर जाएगा किन से, 4 मीन से, उसके बाद ये डिसाइड होगा वो लेट हुआ या नहीं। एक्चुअल सीक्वेंस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब वो पहुंचा वो लेट हो गया, पहले बता दिया लेट हो गया, तो वो किससे गया था, किस मीन से गया था, तो उल्टा जा रहा है ना, उल्टा जा रहा है तो क्या लगेगा बेस थ्योरम। और ई क्या कह रहा है, जब वो पहुंचा वो लेट था, व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, समझ गए। When he arrives he is late, समझ रहे हो बात को। जब वो पहुंचा तो वो क्या था, लेट था, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, PE/1, तो अब क्या चाहिए बच्चों, E/E1 का मतलब ट्रेन से गया और लेट हो गया 1/4। PE/E2 मतलब वो बस से गया और लेट हो गया। PE/E3 मतलब वो स्कूटर से गया और लेट हो गया।
PE/4 मतलब वो कार से गया और लेट हो गया। समझ पा रहे बच्चों बात को? ये 0 क्यों लिखा है फिर से समझ लो। उसने क्वेश्चन में क्या कहा, बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब वो जाता है तो वो लेट नहीं होता है, और लेट नहीं होता तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। अब फाइनल आंसर हमसे क्या पूछा है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उसने हमसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम बाय ट्रेन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किससे आया है? ट्रेन से आया है। तो ट्रेन वाला डाटा कौन सा बच्चों? E1। तो PE1 इंटू में PE/E1, और नीचे आपको पता है कंप्लीट आ जाएगा। तो इतने क्वेश्चन कराने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद से कर लोगे। PE1 इंटू में PE/E1, PE2 इंटू E/E2, PE3 इंटू E/E3, PE4 इंटू में E/E4। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आप सोल्व कर सकते हो, आप कैपेबल हो। ठीक है, और सोल्व करने के बाद आंसर मुझे नीचे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे। चले आगे, आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये क्या कह रहा है बच्चों, 2 ग्रुप्स आर कंपिटिटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कॉरपोरेशन। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4। मान लो बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए 2 टीम है, एक को मैं मान लेता हूँ A ग्रुप और एक को मान लेता हूँ B ग्रुप। ठीक है, ये compete कर रहे हैं। ठीक है, तो A के जीतने की प्रोबेबिलिटी उसने दी है 0.6 और B के जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4। A के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 और B के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 अगर इलेक्शन होता है तो। आगे हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन, अगर पहला ग्रुप जीत गया तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7। कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 और नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा 0.3। फर्दर वो कह रहा है क्या, इफ द सेकंड ग्रुप विंस, ठीक है सॉरी यहाँ पे ये हमें दे रखा है कि अगर सेकंड ग्रुप जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.3। कोई दिक्कत बच्चों? अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकंड ग्रुप। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बेस थ्योरम का क्यों है, क्योंकि इसने एक ही लाइन में स्टेटमेंट खत्म कर दिया है बच्चों। एक्चुअल सीक्वेंस क्या, कोई जीतेगा बाद में प्रोडक्ट आएगा, जीता प्रोडक्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या है कि नया प्रोडक्ट सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है और वो सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे हो? तो PE1 क्या आ जाएगा बच्चों, वो A विंस, यानी कि फर्स्ट ग्रुप विंस, तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6। PE2 हमने मान लिया सेकंड ग्रुप विंस, ठीक है, या B विंस, तो B ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4। अब कहानी आती है बच्चों E, ध्यान से E, क्योंकि अगला ही क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा इसका उस पर ध्यान से देना। E क्या है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, यानी कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, या वो चेंज अगर इसको चेंज कर देगा ना सारी कहानी बदल जाएगी। तो अब चाहिए क्या, PE/E1, यानी कि पहला ग्रुप जीता और उसने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। PE/E2 दूसरा प्रोडक्ट जीता और उसने ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट 0.3। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सेकंड ग्रुप बच्चों, इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर कर लोगे, क्योंकि आपको पता है क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, चलो लिख भी देते हैं, PE1 इंटू में PE/E1, समझ पा रहे बच्चों बात को, नीचे PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू में PE/E2। क्लियर है बच्चों, कर लोगे? अब इसी क्वेश्चन को बच्चों उसने चेंज किया, हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने क्या कहानी बताई बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, 3 पर्सन ABC अप्लाई फॉर ए जॉब। ठीक है, फॉर ए मैनेजर, जॉब के लिए 3 आदमी अप्लाई करते हैं, A, B और C। ये इसी का कुछ एक्सटेंशन है बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ प्रोबेबिलिटी दे रखी थी A के जीतने की भी, B के जीतने की भी। यहाँ क्या कहा है उसने, क्या कहा, चांसेस ऑफ देयर सिलेक्शन, मतलब वो जॉब के लिए गए हैं और उनका सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं
1:2:4। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने रेशियो में कहानी दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है। 1:2 मतलब अगर टोटल 7 पार्ट है तो 1 इसके पास है, 2 इसके पास है, 4 इसके पास है, यानी कि इसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 आ जाएगी, इसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 आ जाएगी और इसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4/7। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है, अगर उस सिलेक्शन को अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो टोटल 7 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट यानी कि इसका सिलेक्ट होने के चांसेस, बी इसके सिलेक्ट होने के चांसेस और इसके सिलेक्ट होने के चांसेस। समझ गए बात को? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ है। अब आगे क्या कहा बच्चों उसने, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस टू द इम्प्रूव, मतलब ए बी सी चेंज करेंगे कंपनी में, इंट्रोड्यूस करेंगे नया प्रोडक्ट चेंज करने के लिए, तो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी इसने दे रखी 0.8, न्यू प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना, बी इंट्रोड्यूस करेगा न्यू प्रोडक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5 और सी इंट्रोड्यूस करेगा न्यू प्रोडक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? स्टार्ट होती है बच्चों E1 से। मान लो E1 हमने मान लिया ए विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/7। P2 हमने मान लिया बच्चों, बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 2/7। PE3 मान लिया हमने, सी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी विच इज़ 4/7। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है, ई क्या दिया है, ई क्या दिया है, इसने क्वेश्चन में दिया है भैया, इफ़ द चेंज डज नॉट टेक प्लेस, चेंज डज नॉट टेक प्लेस, ये न्यू प्रोडक्ट कह लो या चेंज होने की प्रोबेबिलिटी कह लो। चेंज होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, लेकिन इसने तो खेल पलट दिया सारा, इसने कहा चेंज नहीं होगा। तो भैया देखो, किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी, चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8 है तो ना होने की 0.2। क्यों? किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लास्ट में यही क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ मैं। चेंज होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 तो ना होने की 0.5 होगी, ना होने की 0.7। समझ रहे हो बात को? इम्पोर्टेंट पार्ट ये है और इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, इसको ध्यान से पढ़ा करो। अब E/E1 का मतलब है कि ए जीत गया और चेंज नहीं हुआ विच इज़ 0.2। समझ रहे हो? 0.8 नहीं लिया, 0.2 लिया है। PE/E2 बी जीता और चेंज ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.5। समझ रहे हो? PE/E3 सी जीता और चेंज ना होने की प्रोबेबिलिटी, यहीं पे अगर वो दे देता चेंज टेक प्लेस तो हम ये ब्लू कलर वाली प्रोबेबिलिटी लेते। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत बच्चों? अब आ जाओ कहानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे भी देखते हैं क्या चेंज उसने किया है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। लास्ट में उसने क्या कहा बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज़ ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सी। ये किसकी वजह से हुआ? सी का अपॉइंटमेंट, यानी कि PE3 ऊपर बच्चों, ठीक है, और नीचे तो एज कंप्लीट आपको पता है PE1 इंटू में PE/E1 प्लस PE2 इंटू में PE/E2 प्लस PE3 इंटू में PE/E3। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई दिक्कत? समझ रहे हो? उसके बाद वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चले आगे। आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन, और एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये कह रहा है कोई मशीन है, मल्टीनेशनल कंपनियों में जो मशीन यूज़ होती है उनका सेटअप करना पड़ता है आपको कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर उसका करेक्टली सेटअप हो गया, क्या हो गया इसका? करेक्टली सेटअप हो गया तो ये 90% एक्सेप्टेबल आइटम बना रहा है। 90% एक्सेप्टेबल मतलब ऐसे आइटम बना रहा है जो हमें चाहिए, यानी कि जो अच्छे आइटम्स है। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं कि अगर इस मशीन का सेटअप करेक्ट हुआ तो ये 90% एक्सेप्टेबल आइटम बना रहा है, और अगर सेटअप करेक्ट हुआ तो एक्सेप्टेबल आइटम जो है, ठीक है बच्चों, स्पेलिंग अपनी देख लेना, तो इसका मतलब 10% वो ऐसे आइटम बनाएगा जो एक्सेप्टेबल
नहीं है। लेकिन अगर सेटअप इनकरेक्ट हुआ, अगर सेटअप इनकरेक्ट हुआ तो वो 40% एक्सेप्टेबल आइटम बनाएगा। सिर्फ कितने परसेंट? 40%। और जो 60% है वो ऐसे आइटम होंगे जो अनएक्सेप्टेबल होंगे। अनएक्सेप्टेबल होंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों? फिर से समझते हैं। अगर उस मशीन का सेटअप सही हुआ तो 90% एक्सेप्टेबल आइटम बनाएगा, यानी कि अच्छे आइटम। और अगर इनकरेक्ट हुआ तो 40% एक्सेप्टेबल आइटम बनाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों? इफ आफ्टर ए सर्टेन सेटअप मशीन प्रोड्यूस टू एक्सेप्टेबल आइटम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन इज करेक्टली सेटअप। उससे पहले बच्चों हमने एक लाइन छोड़ दी कि एक आ गया पिछले अनुभव के आधार पर हमें बताया गया कि जो सेटअप हुआ वो 80% करेक्ट थे और 20% जो सेटअप थे वो ख़राब थे, मतलब इनकरेक्ट थे। ठीक है बच्चों। अब कहानी है ई की। पहले ई से पहले अपना E1 तो देख ले हम। E1 हमने क्या मान लिया? करेक्टली सेटअप की प्रोबेबिलिटी, करेक्टली सेटअप, समझ रहे हो? और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 80%, विच इज़ 80/100। PE/E2 इनकरेक्ट सेटअप, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है भैया? 40%, विच इज़ 40/100। समझ गए बात को? अब ई क्या कहना चाह रहा है हमसे? क्वेश्चन में लिखा, पढ़ सकते हो, मशीन प्रोड्यूस 2 एक्सेप्टेबल आइटम। मशीन ने 2 एक्सेप्टेबल आइटम बनाए हैं। ठीक है बच्चों, 2 एक्सेप्टेबल आइटम, यानी कि अब हमें क्या चाहिए? PE/E1। E/E1 का मतलब है कि अगर सेटअप करेक्ट है तो एक्सेप्टेबल आइटम कितने हैं? 90%। ध्यान दो बच्चों, यहाँ 2 आइटम दिए हैं तो एक का 90% तो दूसरे का भी कितना होगा? 90%। इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन की यही थी कि यार 2 बार 90% आएगा, ध्यान रखना बच्चों। समझ गए बात को? इम्पोर्टेंट चीज़ है। PE/E2 अगर इनकरेक्ट सेटअप था तो 40%, 40/100 और 40/100, क्योंकि यहाँ 2 आइटम बने हैं। फिर से वही कहानी भैया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो चाहिए, क्या चाहिए हमें? द मशीन इज करेक्टली सेटअप, यानी कि E1। PE1 इंटू में PE/E1 ऊपर और नीचे एज यूजुअल PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपने आप से। तो बेस थ्योरम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। 99% बेस थ्योरम का क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आज हमने लेवल 1 के क्वेश्चन कर लिए, जिसके ऊपर पार्ट 1 ऑलरेडी मैं करवा चुका था। आज पार्ट 2 ख़त्म हो गया, लेवल 1 के क्वेश्चन ख़त्म हो गए बच्चों। अब मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा लेवल 2, वो इसका हल्का सा एक्सटेंशन होगा। कोशिश करो थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की, किस में बेस थ्योरम लगेगा, किस में बेस थ्योरम नहीं। टोटल हम 3 लेवल करने वाले हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।